हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाकू कीड़े। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि इस चैनल में हम मैथ्स और साइंस डिस्कस करते हैं एंड सम मोटिवेशनल वीडियोस आर आल्सो अ रेगुलर पार्ट ऑफ आवर चैनल। तो स्टूडेंट्स, अगर आप 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर आप हायर क्लासेस के भी स्टूडेंट्स हैं और अपने कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो काइंडली विजिट द प्लेलिस्ट दैट इज बीइंग फॉर्म्ड ऑन आवर चैनल। और ये पर्टिकुलर वीडियो होने वाला है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन, जो कि साइंस क्लास 9th की बुक में आपका दिया हुआ है। एंड दिस इज गोना बी पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन के बारे में। तो ग्रेविटेशन जब हम पढ़ने वाले हैं तो इसका मतलब वी ऑलरेडी हैव स्टडीड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशंस। और किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके आने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक कॉज, यानी कि एक कारण, जो कि हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है? कोई भी पर्टिकुलर फोर्स, कोई भी फोर्स होगी जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके आएगी, या फिर मोशन में ऑलरेडी है तो रेस्ट में लेके आएगी। दिस इज ऑल वी हैव स्टडीड टिल हियर। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा हायर लेवल पे। चलिए थोड़ी सी यात्रा करते हैं यूनिवर्स की। यूनिवर्स जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो थोड़ा सा यूनिवर्स को डिस्कस करते हैं। चलो बोलते हैं कि दिस इज द सन एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये सन है और बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो इसके चारों तरफ अपने अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। लेट्स से दिस इज आवर मदर अर्थ। ये हमारी प्यारी धरती माता, राइट? दिस इज अर्थ। ठीक है, इतना हुआ। अब वी नो कि डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स के चारों तरफ उनके जो सैटेलाइट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं, और हेंस क्योंकि वो इन प्लैनेट्स के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं वो सन के भी चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। और ताजुब की बात ये है कि इनके ऑर्बिट्स इतने फिक्स हैं कि ये अपने ऑर्बिट को कभी नहीं छोड़ते। अब कौन सी वो फोर्स है जो इन प्लैनेट्स को सन से जोड़े हुए है, या फिर कौन सी वो फोर्स है जो इन अलग अलग प्लैनेट्स को, जैसे कि अर्थ को, उसके बाकी सैटेलाइट्स से जोड़े हुए है? यानी कि अर्थ और मून को क्या किसी फोर्स ने होल्ड करके रखा है या फिर नहीं? ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे बहुत ही अहम साइंटिस्ट हुए हैं। अहम इसलिए क्योंकि उनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं और जिससे आप भली भांति परिपूर्ण हैं, जानते हैं, परिचित हैं एक्चुअली। न्यूटन, इसाक न्यूटन, सर इसाक न्यूटन। इन्होंने क्या दिए थे? हमारे लॉज ऑफ मोशन भी इन्होंने ही दिए थे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब ये जो न्यूटन है, एक दिन ये अचानक से, जब वो बच्चे थे तो ये एक पेड़ के नीचे रेस्ट कर रहे थे। और ये पेड़ किस चीज का था? इस पे खूबसूरत से, प्यारे से, डिलीशियस एप्पल लगे हुए थे। अब इसाक वहां बैठे हुए हैं तो इन्होंने क्या देखा कि एक एप्पल टूट के यहाँ नीचे गिरा। तो ये सोच में पड़ गए कि ये एप्पल टूटा तो सही है, इट्स ओके कि वो राइप हो गया होगा, उसको टूटना था, लेकिन वो नीचे ही क्यों गिरा? वो ऊपर भी जा सकता था, किसी दूसरी डायरेक्शन में भी जा सकता था, बट वाई दिस एप्पल जस्ट फेल डाउन? नीचे ही क्यों गिरा? फिर उसने सोचा कि ऐसे तो ये हमारी अर्थ है और आसमान में जब हम देखते हैं मून को, जो इतने प्यारे दिखते हैं रात को, लेकिन क्या कारण है कि वो मून फिर अर्थ की तरफ क्यों नहीं गिरते? क्या कोई ऐसी फोर्स है जो अर्थ को और मून को बाइंड करे हुए है, या फिर ऐसी कोई भी फोर्स नहीं? लेकिन फिर अगर ऐसी कोई फोर्स नहीं तो ये कहीं और क्यों नहीं चले जाते? हमेशा क्यों दिखते हैं? परमानेंट सी ऑब्जेक्ट क्यों है? सो दीज वर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो इनके दिमाग में थे। इन्होंने फिर क्या किया? इस चीज को फर्दर स्टडी किया और इन्होंने कंसेप्ट निकाला ग्रेविटेशन का। एक्चुअली स्टूडेंट्स, जो हम दो ऑब्जेक्ट्स के बीच फोर्स देखते हैं, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में हम लेके आते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, लेट्स से दिस इज अ बॉल,
इसको भी अगर हम मोशन में लेके आते हैं तो हम क्या अप्लाई करते हैं, एक फोर्स F अप्लाई करते हैं। और इसी तरीके की फोर्स क्या है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बीच में एग्जिस्ट करती है, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स हमारी अर्थ से बाहर कहीं ना कहीं यूनिवर्स में ही क्यों ना हो। और इसी फोर्स को नाम दिया गया ग्रेविटेशनल फोर्स। Hence, gravitational force is the force of attraction which acts between any two objects in the universe. It is the force number 1 कि ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि इस फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर क्या है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है जो किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगेगी, बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स क्यों ना हो, वो एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई फोर्स जरूर अप्लाई करते हैं और वो फोर्स अट्रैक्टिव होती है नेचर में। अब ये डिपेंड करता है उस लेवल ऑफ फोर्स का, यानी कि उस फोर्स के मैग्नीट्यूड का, कि वो फोर्स हमें, उस फोर्स का जो एक इम्पैक्ट है वो हमें विजिबल होगा या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ पेन। अब ये जो पेन है एंड सपोज दिस इज अनदर ऑब्जेक्ट, ये जो हमारे पास स्पेक्टिकल बॉक्स है, ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। ये दोनों भी एक दूसरे के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन हम अगर इनको सेपरेटली रख दें तो क्या ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी? नहीं कर रही हैं अट्रैक्ट या रिपेल। सो दिस इज द रीजन कि इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स तो है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड इतना नहीं कि वो कोई इम्पैक्ट शो करे। अब मैग्नीट्यूड इस फोर्स का किस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो हम फर्दर स्टडी करेंगे। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ। अब हम फिर से चलते हैं अपनी अर्थ, ये है अपनी अर्थ, ब्लू प्लैनेट जिसे हम बोलते हैं, और ये है मून। ये है अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट, प्यारे चंदा मामा मून। अब जाहिर सी बात है, देर इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स जो अर्थ मून की तरफ लगाएगी और मून अर्थ की तरफ लगाएगा। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता कि एक टाइम पे, जैसे कि ये एप्पल टूट के नीचे आ गया था अर्थ के सरफेस पे, मून इसके अंदर क्यों नहीं आता अर्थ के अंदर? तो इसके पीछे एक रीजन है, और वो रीजन है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स ये वो फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो कि एक सर्कल में मूव करता है, उसके ऊपर लगती है उसके सेंटर की वजह से। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि सर्कल में मूव करेगा, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमें पता है कि हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होता है, राइट? क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होगा, अगर वो एक सेम वेलोसिटी से चल रहा है तो भी हर एक पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। देखो, हर एक पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन क्या होती है? चेंज होती है। हर एक इंस्टेंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज होने के कारण ये एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है, और हमेशा एक फोर्स एक्ट करती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई स्ट्रिंग लें, एक धागा लें, और इसके एक एंड पे हम एक छोटा सा पत्थर बांध दें, और फिर हम उसके फ्री एंड को पकड़ के और इसको इस तरीके से रोटेट करने लगें ताकि वो जो हमने पत्थर उस पे बांधा है वो बाहर की साइड रहे, तो वी विल नोटिस कि हमेशा उसके उस स्टोन के ऊपर हमेशा एक फोर्स तो लग रही है जो कि सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, लेकिन वो कहीं भी बाहर छूट के नहीं जा रहा, यानी वो अपना पर्टिकुलर ऑर्बिट को मेंटेन करता है। ऑर्बिट मेंटेन, और वो पर्टिकुलर अपना ऑर्बिट मेंटेन करता है तो एक पर्टिकुलर पाथ कवर करता है। हाँ, लेकिन अगर किसी इंस्टेंट पे अगर हमने उस धागे को छोड़ दिया, उस स्ट्रिंग को छोड़ दिया, तो वी विल नोटिस कि अब वो इस सेम सर्कल में ना रह के एक अलग पाथ पे चला जाएगा जो कि टेंजेंशियल पाथ होगा। यानी कि इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वैल्यू थी, यानी कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वैल्यू थी डायरेक्शन की,
वो कहीं ना कहीं यही डायरेक्शन थी, यानी कि टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल. दिस वॉज द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट. और ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जिसके कारण मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, या फिर अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है. तो ये वो यूनिवर्सल बाइंडिंग फोर्स है जो हमारे यूनिवर्स को कहीं ना कहीं स्टेबल करे हुए है, जो होल्ड करे हुए है हमारे एंटायर यूनिवर्स को. ग्रेविटेशनल इज द फोर्स. तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास है कि फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से वी हैव फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि F अपॉन m इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. यहां से हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के. यानी कि अगर फोर्स की वैल्यू फिक्स कर दी जाए किसी पर्टिकुलर फोर्स के लिए, एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर. जितना ज्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट का उतना ही वो कम एक्सेलरेट कर पाएगी, एंड वाइस वर्सा. यानी कि जितनी लाइट बॉडी हमारे पास होगी, लाइट वेट बॉडी जितनी भी हमारे पास होगी, उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा कंपैरेटिव टू हैवी मास, उसका एक्सेलरेशन कम होगा. ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है. अब हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रेविटेशनल लॉ है हमारे पास, जो बोलता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स में कोई भी एक ऑब्जेक्ट है दैट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, और कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट है XYZ, कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट, तो हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करेगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा. और वो फोर्स प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल. आई एम सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच हियर स्टूडेंट्स, मैं फिर से बताती हूँ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है. सो दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसके अंदर क्या है, यूनिवर्स में कोई भी हमारी दो ऑब्जेक्ट्स होंगी, मास m और मास सपोज कैपिटल M, ये दोनों ही एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्सेस लगाएंगी, और वो अट्रैक्टिव फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस के मल्टीप्लिकेशन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इनके बीच में जो भी डिस्टेंस d है उसके स्क्वायर के. यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर. अब जब ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव हम करेंगे तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि F इज इक्वल टू कैपिटल G, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास m, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास m अपॉन d स्क्वायर. ये है हमारे पास पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स में किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के लिए जिनके मासेस कैपिटल M और स्मॉल m है रिस्पेक्टिवली, और जिनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, d, और ये d स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अब यहाँ पे g हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. और इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद रखनी है, जो आपको न्यूमेरिकल्स में काफी हेल्प करेगी, और बहुत बार 1 मार्क क्वेश्चन में भी आपसे पूछी जाती है. दिस इज इक्वल टू 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11, और इसकी यूनिट्स मैं यहाँ नीचे लिखती हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. राइट, जी की वैल्यू हमने कैसे निकाली, F इधर है ही, d स्क्वायर F के मल्टीप्लाई में आया और डिवाइड में आ गए दोनों मासेस, तो वहां से हमने g की ये वैल्यू कैलकुलेट की. दिस इज अ वैल्यू जो आपको याद रखनी है. अब स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर ये दो ऑब्जेक्ट्स, एक अर्थ हो जाए और एक मून हो जाए,
तो हम उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? जी हमारे पास फिक्स है, जी की वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। अर्थ का मास हमें मालूम है और मून का मास हमें मालूम है और उनके बीच की डिस्टेंस भी हमें मालूम है। तो ये पर्टिकुलर वैल्यूज जब हम पुट करते हैं तो हमें मिलेगा इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन के आसपास। लगभग इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ और मून के बीच काम करती है। हालांकि आपको ये चीजें रटनी नहीं है कि अर्थ और मून के बीच बताओ कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करती है। दिस इज जस्ट अ जनरल आइडिया कि दिस इज कैलक्यूटेबल। आप इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो अब स्टूडेंट्स हम फटाफट देखते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का हमारे पास यूज कहाँ है। तो इसका नंबर 1 यूज है कि वी कैन कैलकुलेट द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। हम ये चीज निकाल सकते हैं कि अर्थ हमारे ऊपर क्या फोर्स लगाती है जिससे हम बाउंड हैं, यानी कि अर्थ का मास हमारे पास है और हम यहाँ खुद का मास तो जानते ही हैं। तो फर्स्ट इसका जो बेनिफिट है वो क्या है कि वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स जो कि अर्थ हमारे ऊपर अप्लाई करती है, वो अट्रैक्टिव फोर्स हम निकाल सकते हैं। दूसरा, वी कैन नो द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। हमें यहाँ से क्या है, मून का और अर्थ का जो मोशन है, जो कंसेप्ट है, वो क्लियर हो गया कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जो इस तरीके से काम करता है और उस फोर्स की वैल्यू भी हमने निकाल ली। अब तीसरा जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो ये है कि मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, जैसे मून और अर्थ का हमने मोशन स्टडी किया, वैसे ही अलग अलग प्लैनेट्स का हम सन के चारों तरफ मोशन स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कहीं ना कहीं सन का मास भी है और अलग अलग प्लैनेट्स का मास भी है। तो वहां से हम उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो हमारे पास टाइड्स आते हैं, यानी कि समुद्र में जो भी लहरें उठती हैं, टाइड्स आते हैं, वो किस वजह से आती हैं? ऑफ कोर्स ड्यू टू मून एंड सन। मून और सन, इन दोनों के बीच क्या होता है कि ये सपोज हमारी अर्थ है, अब यहाँ पे कहीं मून है, सपोज यहाँ कहीं सन है, तो अर्थ क्या करेगी? इस ऑब्जेक्ट को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और कहीं ना कहीं इस ऑब्जेक्ट को भी अट्रैक्ट करती है, और ये अट्रैक्टिव फोर्सेस म्यूचुअल ही होती हैं, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स की तरफ से होती हैं। तो इसी फोर्स के कारण, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, दिस फोर्स इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइड्स दैट अकर्स इन ओशियंस और बिग रिवर्स, समटाइम्स इन रिवर्स, मैक्सिमम टाइम्स इन ओशियंस। तो हमारे पास 4 यूजेस क्या हुए ग्रेविटेशनल लॉ के? हमारे पास फर्स्ट ये हुआ कि हमें फोर्स मालूम है कि अर्थ हमें किस फोर्स से अट्रैक्ट करती है। दूसरा, हमें मालूम हो गया कि अर्थ और मून का मोशन किस टाइप का है। तीसरा, हमें मालूम हो गया कि डिफरेंट प्लैनेट्स और सन का जो भी उनका मोशन होता है वो किस तरीके से है। एंड द फोर्थ वन वेरी इंपॉर्टेंट इज कि हमें टाइड्स का रीजन मालूम चल गया। अर्थ के ऊपर जो भी वाटर बॉडीज हैं उनमें टाइड्स आते हैं मोस्टली, तो उनका रीजन हमें मालूम चल गया, जो कि मून और सन के कारण आते हैं, एंड ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन अर्थ एंड मून एंड अर्थ एंड सन रिस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हैं। हम सिलेबस को थोड़ा थोड़ा करके इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, यू वुड डेफिनेटली गेट योर प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट। एंड टिल देन, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। एंड स्टूडेंट्स, आप सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोज इसी सीरीज में मिलते रहें एंड आपको सर्च करने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। Thank you so much. Take care of your health.